समृद्धि के बाहरी आवरण के पीछे कभी कभी परेशान करने वाली वास्तविकताएं छिपी होती हैं। लिसोव्स्की परिवार की कहानी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। जॉन, उनकी पत्नी सूनम और उनकी बेटियां विक्टोरिया और क्रिस्टीना इलिनॉय के अरोरा शहर में रहते थे। जॉन, एक जन्मजात अमेरिकी, अक्सर व्यावसायिक यात्राओं पर कोरिया जाता था। वहां उसकी मुलाकात सूनम कोन से हुई। एक छोटे रिश्ते के बाद उन्होंने 1983 में शादी कर ली और अमेरिका चले गए। विक्टोरिया 1988 में परिवार में आई और उसके कुछ समय बाद क्रिस्टीना का जन्म हुआ। बाहर से परिवार आदर्श लगता था, लेकिन कुछ लोगों ने बेटियों के प्रति सूनम की अत्यधिक कठोरता को नोटिस किया। वह निर्दोष व्यवहार की मांग करती थी और जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, दबाव बढ़ता गया। जॉन ने शुरू में इसे एशियाई शिक्षा की विशेषताओं के रूप में देखा, लेकिन समय के साथ उसे समझ में आने लगा कि स्थिति सीमाओं से बाहर जा रही थी। सूनम हमेशा नए नियम बनाती और उनका कड़ाई से पालन करवाती। बेटियों को किसी के साथ भी पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने की मनाही थी। दोस्तों के घर में उन्होंने माता पिता और बच्चों के बीच एक बिल्कुल अलग रिश्ता देखा, गर्म और देखभाल करने वाला, घर पर लगातार नापसंदगी के विपरीत। मां अकेले तय करती थी कि बेटियों को क्या करना चाहिए। वह उन्हें पियानो सीखने के लिए मजबूर करती थी, हालांकि वह खुद वाद्य यंत्र नहीं बजा सकती थी। सप्ताहांत में वह उन्हें सुबह 6 बजे अभ्यास के लिए जगाती, ताल गिनती और छोटी छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड देती। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर भी वे प्रशंसा नहीं जानती थीं। बाद में सूनम ने लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल न केवल संगीत कक्षाओं के दौरान बल्कि अन्य अपराधों के लिए भी किया, जिसमें सही मुद्रा से छोटा सा विचलन भी शामिल था। जॉन अपनी पत्नी के शिक्षण तरीकों से सहमत नहीं था, लेकिन वह अपने दृष्टिकोण को परिणामों से सही ठहराती थी। बहनों ने वास्तव में पियानो में सफलता हासिल की, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते, हालांकि इससे उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। संगीत की कक्षाएं उनके लिए एक भारी कर्तव्य बन गईं। हर जीत, जिस पर मां को इतना गर्व होता था, चुपचाप आंसुओं में समाप्त होती थी। सनम अपने पति को यह विश्वास दिला सकती थी कि उसके कठोर तरीके प्रतिभाशाली संगीतकारों को शिक्षित करने का एकमात्र तरीका थे। हालांकि उसकी बातें तार्किक लगती थीं, पिता के लिए यह सब देखना मुश्किल था। सनम का स्वभाव गुस्सैल था और वह आसानी से नियंत्रण खो देती थी। ऐसे क्षणों में उसका व्यवहार गंभीर चिंता का कारण बनता था। घर का माहौल दमघोंटू हो गया, यहां तक कि परिवार का मुखिया भी अपनी पत्नी के पास लगातार तनाव महसूस करता था। सनम ने पारिवारिक जीवन पर पूरा नियंत्रण ले लिया और सभी निर्णय अकेले लेती थी। उसे छोटे छोटे झगड़ों में भी न्यायाधीश बनना पसंद था। एक दिन स्कूल वर्ष के अंत में बहनों के बीच एक विवाद हुआ। इस तनावपूर्ण माहौल में एक छोटी सी राय का मतभेद जल्द ही एक गंभीर समस्या बन गया। मां ने मामले की जड़ में जाए बिना हस्तक्षेप किया। उसने एक दूसरे से माफी मांगने की मांग की। क्रिस्टीना ने मान लिया, लेकिन विक्टोरिया लगातार दबाव से थकी हुई मना कर दिया। सनम के लिए यह एक चुनौती थी। पहले परिवार में किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। बच्चों की भावनाओं की परवाह किए बिना उसने अपनी छोटी बेटी के प्रति विशेष कठोरता दिखाई। विक्टोरिया, जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, अपनी मां से रोकने की मिन्नत करती रही। सनम ने तभी रोका जब उसने खुद चाहा। इसके बाद उसने हुई घटना का इस्तेमाल जबरदस्ती के लिए किया और बड़ी बेटी के अवज्ञाकारी होने पर दोहराने की धमकी दी। फिर विक्टोरिया की बारी आई। ऐसी घटनाएं नियमित हो गईं, हालांकि सनम सावधानी बरतने और दृश्यमान निशान बचाने की कोशिश करती थी। परिवार के पिता जॉन अक्सर काम की वजह से घर पर नहीं होते थे। उनकी पत्नी के साथ रिश्ता इतना मुश्किल था कि वह अपार्टमेंट में जितना कम हो सके उतना समय बिताने की कोशिश करते थे। यह उन्हें अपनी बेटियों के जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता था। ऐसा लगता था कि अपनी पत्नी के मुश्किल स्वभाव के सामने उन्हें अपनी भलाई की ज्यादा चिंता थी। सनम परिवार के सदस्यों के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाती थी। जब उनके पति शांत कार्यालय में काम करते थे, वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा बच्चों पर निकालती थी। कई लोगों ने देखा कि इस परिवार में कुछ गलत था, लेकिन लड़कियां अपनी मां की प्रतिक्रिया के डर से चुप रहीं।
एक दिन जब विक्टोरिया स्कूल के बाद एक दोस्त के घर थी, उसे जल्दी घर बुलाया गया। जब वह घर के पास पहुंची, उसने अपने पिता को पुलिस से बात करते देखा। उनके चेहरे पर एक घटना के निशान थे, लेकिन आदमी ने पुलिस को आश्वस्त किया कि वह बस दुर्घटनावश गिर गए थे। विक्टोरिया असली कारण जानती थी। पता चला कि बच्चों के साथ पहली घटना के बाद जॉन ने उनकी रक्षा करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में सनम ने आक्रामक व्यवहार दिखाया और तेज वस्तुओं से धमकी दी। तब से पति ने अपनी सुरक्षा की चिंता से विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सनम का परिवार पर पूरा नियंत्रण था। सभी उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। जॉन ने अपने करियर पर ध्यान दिया और एक दूरसंचार उपकरण कंपनी के निदेशक बन गए। वह अक्सर व्यावसायिक यात्राओं पर जाते थे। बच्चे भी स्कूल या दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करते थे। शायद आदमी स्थिति को बदलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन मदद मांगने से डरता था। लिसोव्स्की परिवार का जीवन एक बुरे सपने में बदल गया। यह तब तक चलता रहा जब तक बेटियां हाई स्कूल में थीं और पति पत्नी के बीच की दूरी बढ़ती गई। पिता काम पर अधिक समय बिताने की कोशिश करता था। वह अतिरिक्त शिफ्ट लेता, परिवार के जागने से पहले चला जाता और सभी के सो जाने के बाद ही लौटता। दुर्भाग्य से विक्टोरिया और क्रिस्टीना के पास यह विकल्प नहीं था। वे अपनी अप्रत्याशित मां के साथ घर पर रहती। सनम ने अपने पति की घर से दूर रहने की मंशा को समझ लिया। यह उसके लिए एक बड़ा आघात था। इस समय उसका बेटियों के प्रति व्यवहार विशेष रूप से अनुचित हो गया। जब गर्मी का मौसम आया, स्थिति और भी बिगड़ गई। बहनों के बीच एक और झगड़े के बाद सनम ने उन्हें घुटन भरे अंधेरे गैराज में बंद कर दिया और उनके हाथ ऊपर रखने को मजबूर किया। कुछ घंटों बाद उसने उनकी स्थिति देखी, लेकिन मदद करने के बजाय उसने बस दरवाजा बंद कर दिया और खरीदारी करने चली गई। बहनें गर्मी से परेशान थीं, लेकिन मां के और अधिक गुस्से के डर से गैराज छोड़ने की हिम्मत नहीं करती थीं। इस समय सनम को दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खतरनाक तरीके से कार चलाने और जोखिम भरी स्थितियां पैदा करने लगी। एक बार उसने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई कि विक्टोरिया और क्रिस्टीना दरवाजों से टकरा गईं। वे इस व्यवहार के कारणों को नहीं समझ पाईं। राहगीरों ने उसकी अजीब स्थिति को नोटिस किया। सवालों के जवाब में वह कहती कि उसे अपनी बेटियों को जल्दी से बस तक पहुंचाना है क्योंकि वे देर हो गई हैं। गवाहों ने उसके असामान्य व्यवहार की रिपोर्ट की। स्कूल में वह अचानक शांत हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद वह उन लोगों के सामने खुद को नियंत्रित करती थी जो परिवार को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन शिक्षक और अन्य माता पिता भी उसकी अस्थिर स्थिति को नोटिस करने लगे। हालांकि समस्या की वास्तविक गंभीरता छिपी रही। सनम ने आर्थिक कठिनाइयां भी पैदा की। वह धन का प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन खुद काम नहीं करती थी और अपने पति की कमाई और कर्ज पर निर्भर थी। स्थिति तब गंभीर हो गई जब किराए और मॉर्गेज के कर्ज के कारण परिवार को बेदखली का खतरा हुआ, लेकिन यह भी उसे नहीं रोक सका। सनम फिजूल खर्ची की जीवन शैली जारी रखी और महंगी चीजें खरीदती रही। जितना जॉन पीछे हटता गया, उतना ही अधिक समय वह शहर के महंगे क्लबों में बिताने लगी। इससे उसके पति में काफी नाराजगी पैदा हुई। उसे स्थिति का पता बहुत देर से चला, जब काफी कर्ज जमा हो चुका था, जिसे उसकी पत्नी नजरअंदाज कर रही थी जबकि विलासिता पर पैसे खर्च कर रही थी। बैंक ने बेदखली की धमकी दी। स्थिति इसलिए और बिगड़ गई क्योंकि जॉन सनम से संपर्क से बचता था। उसका व्यवहार और भी गैर जिम्मेदार होता गया। वह लड़कियों को बिना देखभाल के छोड़ देती जब वह क्लबों में मनोरंजन करती और जॉन काम पर होता। अजीब बात है कि इससे घर का माहौल कुछ हल्का हो गया। कम से कम बच्चे अपनी चिड़चिड़ी मां के लगातार दबाव में नहीं थे। हालांकि उसके लौटने पर स्थिति नहीं बदलती। जब बेदखली का खतरा वास्तविक हो गया, जॉन ने अपनी पत्नी से बात करने का फैसला किया। सनम तुरंत गुस्सा हो गई और बातचीत विवाद में बदल गई। उसके अपने पति को कई बार मारने के बाद उसने उसे शांत करने की कोशिश की, बस उसके हाथों को पकड़कर, जिससे निशान बन गए। जब उसने इन्हें देखा, सनम पुलिस के पास गई और अपने पति पर घरेलू झगड़े का आरोप लगाया। उसने घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जॉन को आक्रामक के रूप में प्रस्तुत किया।
हालांकि विक्टोरिया, जिसने घटना देखी थी, ने सच्चाई बताई। पुलिस ने विरोधाभासी कहानियों का सामना करते हुए हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इसके बाद कुछ नहीं बदला। जब जॉन को नए खर्चों के बारे में पता चला, उसने उसका बैंक कार्ड बंद कर दिया और फोन पर इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसकी पत्नी स्पष्ट बातों को भी नकारती रही, जिससे उसका संकल्प और मजबूत हुआ। वह नहीं जानता था कि यह जाहिरा तौर पर तर्कसंगत कार्रवाई किन परिणामों की ओर ले जाएगी। जिस पल सनम ने बैंक खातों के ब्लॉक होने का पता लगाया, जॉन घर में अपने कार्यालय में काम कर रहा था। वह एक रसोई के औजार के साथ उसके पास आई और उसे दबाव में डालकर कार्ड अनब्लॉक करने को मजबूर किया। उनके बच्चे अनचाहे तौर पर इस तनावपूर्ण दृश्य के गवाह बने। इस घटना के बाद जॉन अधिक व्यावसायिक यात्राएं करने लगा और काम में डूब गया, ताकि अपनी पत्नी से जितना संभव हो सके दूर रह सके। उसे परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। 2002 की पतझड़ में उसका काम उसे छीन ले गया। हालांकि परिवार छुट्टियों पर उसकी वापसी की उम्मीद कर रहा था, योजनाएं बदल गईं। यात्रा के दौरान जॉन एक दूसरी महिला से मिला और उससे प्यार हो गया। तब से वह चीन जाने के लिए नए नए कारण ढूंढता और वहां अधिक से अधिक समय बिताता। अपनी पत्नी से अलग होने के विचार और मजबूत होते गए। 5 सितंबर 2002 को उसने सनम को तलाक के इरादे से एक ईमेल भेजा। घर से लंबी अनुपस्थिति के बावजूद अब वह बेटियों को अपनी नई प्रेमिका के पास छीन ले जाने की योजना बना रहा था। जॉन के पास एक बड़ा फायदा था, एक स्थिर आय जो सनम के पास नहीं थी। सावधानी से बनाया गया जीवन, जिसे वह एक परिपूर्ण स्थिति में बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, टूटने लगा। न केवल वित्तीय स्थिरता बल्कि बच्चों की कस्टडी खोने का भी खतरा था। सनम ने महसूस किया कि उसका अपने परिवार पर कथित नियंत्रण केवल एक भ्रम था। उसके दबाव के कारण जॉन उसे किसी और के लिए छोड़ रहा था। जब उसने अपने पति को फोन किया, बातचीत व्यक्तिगत मुद्दों पर भावनात्मक बहस में बदल गई। तलाक की खबर उसके लिए एक झटका थी। जॉन ने अपनी योजनाओं की पुष्टि की और कहा कि वह व्यावसायिक यात्रा से लौटने के बाद प्रक्रिया शुरू करेगा। गुस्से में सनम ने विक्टोरिया को फोन फेंक दिया और आरोप लगाया कि उनके पिता उन्हें और उनकी बहन को चीन ले जाने की योजना बना रहे हैं। बड़ी बेटी ने फोन उठाया और इस विचार का समर्थन किया, यह कहते हुए कि मां के साथ रहना असंभव हो गया था। विक्टोरिया ने जल्द से जल्द घर छोड़ने और अपने पिता के आने का इंतजार करने की इच्छा व्यक्त की। इन शब्दों ने सनम को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। 2002 के क्रिसमस पर जॉन अपनी यात्रा से लौटा। परिवार के लिए एक असामान्य समय शुरू हुआ। स्पष्ट टूटन के बावजूद सनम को छोड़कर सभी अच्छे मूड में थे। आश्चर्यजनक रूप से उसने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, जो बेटियों को परेशान करता था। जॉन शांति से खुश था और मानता था कि उसकी पत्नी ने अपना व्यवहार बदल लिया है। झगड़े के बजाय सनम ने उसका बदला हुआ स्वागत किया। उसने उपहार तैयार किए, त्योहार की मेज सजाई, खुद को सजाया और घर को सजाया। सनम फिजूल खर्ची की जीवन शैली जारी रखी और महंगी चीजें खरीदती रही। जितना जॉन पीछे हटता गया, उतना ही अधिक समय वह शहर के महंगे क्लबों में बिताने लगी। इससे उसके पति में काफी नाराजगी पैदा हुई। उसे स्थिति का पता बहुत देर से चला, जब काफी कर्ज जमा हो चुका था, जिसे उसकी पत्नी नजरअंदाज कर रही थी, जबकि विलासिता पर पैसे खर्च कर रही थी। बैंक ने बेदखली की धमकी दी। स्थिति इसलिए और बिगड़ गई क्योंकि जॉन सनम से संपर्क से बचता था। उसका व्यवहार और भी गैर जिम्मेदार होता गया। वह लड़कियों को बिना देखभाल के छोड़ देती जब वह क्लबों में मनोरंजन करती और जॉन काम पर होता। अजीब बात है कि इससे घर का माहौल कुछ हल्का हो गया। कम से कम बच्चे अपनी चिड़चिड़ी मां के लगातार दबाव में नहीं थे। हालांकि उसके लौटने पर स्थिति नहीं बदलती। जब बेदखली का खतरा वास्तविक हो गया, जॉन ने अपनी पत्नी से बात करने का फैसला किया। सनम तुरंत गुस्सा हो गई और बातचीत विवाद में बदल गई। उसके अपने पति को कई बार मारने के बाद उसने उसे शांत करने की कोशिश की, बस उसके हाथों को पकड़कर, जिससे निशान बन गए। जब उसने इन्हें देखा, सनम पुलिस के पास गई और अपने पति पर घरेलू झगड़े का आरोप लगाया।
उसने घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जॉन को आक्रामक के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि विक्टोरिया, जिसने घटना देखी थी, ने सच्चाई बताई। पुलिस ने विरोधाभासी कहानियों का सामना करते हुए हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इसके बाद कुछ नहीं बदला। जब जॉन को नए खर्चों के बारे में पता चला, उसने उसका बैंक कार्ड बंद कर दिया और फोन पर इस बारे में बात करने की कोशिश की। उसकी पत्नी स्पष्ट बातों को भी नकारती रही, जिससे उसका संकल्प और मजबूत हुआ। वह नहीं जानता था कि यह जाहिरा तौर पर तर्क संगत कार्रवाई किन परिणामों की ओर ले जाएगी। जिस पल सनम ने बैंक खातों के ब्लॉक होने का पता लगाया, जॉन घर में अपने कार्यालय में काम कर रहा था। वह एक रसोई के औजार के साथ उसके पास आई और उसे दबाव में डालकर कार्ड अनब्लॉक करने को मजबूर किया। उनके बच्चे अनचाहे तौर पर इस तनावपूर्ण दृश्य के गवाह बने। इस घटना के बाद जॉन अधिक व्यावसायिक यात्राएं करने लगा और काम में डूब गया, ताकि अपनी पत्नी से जितना संभव हो सके दूर रह सके। उसे परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। 2002 की पतझड़ में उसका काम उसे छीन ले गया। हालांकि परिवार छुट्टियों पर उसकी वापसी की उम्मीद कर रहा था, योजनाएं बदल गईं। यात्रा के दौरान जॉन एक दूसरी महिला से मिला और उससे प्यार हो गया। तब से वह चीन जाने के लिए नए नए कारण ढूंढता और वहां अधिक से अधिक समय बिताता। अपनी पत्नी से अलग होने के विचार और मजबूत होते गए। 5 सितंबर 2002 को उसने सनम को तलाक के इरादे से एक ईमेल भेजा। घर से लंबी अनुपस्थिति के बावजूद अब वह बेटियों को अपनी नई प्रेमिका के पास छीन ले जाने की योजना बना रहा था। जॉन के पास एक बड़ा फायदा था, एक स्थिर आय जो सनम के पास नहीं थी। सावधानी से बनाया गया जीवन, जिसे वह एक परिपूर्ण स्थिति में बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, टूटने लगा। न केवल वित्तीय स्थिरता बल्कि बच्चों की कस्टडी खोने का भी खतरा था। सनम ने महसूस किया कि उसका अपने परिवार पर कथित नियंत्रण केवल एक भ्रम था। उसके दबाव के कारण जॉन उसे किसी और के लिए छोड़ रहा था। जब उसने अपने पति को फोन किया, बातचीत व्यक्तिगत मुद्दों पर भावनात्मक बहस में बदल गई। तलाक की खबर उसके लिए एक झटका थी। जॉन ने अपनी योजनाओं की पुष्टि की और कहा कि वह व्यावसायिक यात्रा से लौटने के बाद प्रक्रिया शुरू करेगा। गुस्से में सनम ने विक्टोरिया को फोन फेंक दिया और आरोप लगाया कि उनके पिता उन्हें और उनकी बहन को चीन ले जाने की योजना बना रहे हैं। बड़ी बेटी ने फोन उठाया और इस विचार का समर्थन किया, यह कहते हुए कि मां के साथ रहना असंभव हो गया था। विक्टोरिया ने जल्द से जल्द घर छोड़ने और अपने पिता के आने का इंतजार करने की इच्छा व्यक्त की। इन शब्दों ने सनम को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया। 2002 के क्रिसमस पर जॉन अपनी यात्रा से लौटा। परिवार के लिए एक असामान्य समय शुरू हुआ। स्पष्ट टूटन के बावजूद सनम को छोड़कर सभी अच्छे मूड में थे। आश्चर्यजनक रूप से उसने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, जो बेटियों को परेशान करता था। जॉन शांति से खुश था और मानता था कि उसकी पत्नी ने अपना व्यवहार बदल लिया है। झगड़े के बजाय सनम ने उसका बदला हुआ स्वागत किया। उसने उपहार तैयार किए, त्योहार की मेज सजाई, खुद को सजाया और घर को सजाया। उनकी रिपोर्टें मामले के प्रमुख तत्व बन गईं और अनुभवी जांचकर्ताओं को भी झकझोर दिया। यह विश्वास करना मुश्किल था कि बाहर से सामान्य दिखने वाला परिवार एक अस्थिर मनोदशा वाले व्यक्ति के नियंत्रण में था। बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक अक्षमता पर जोर दिया। मुकदमे की शुरुआत से ही सनम का दावा था कि जॉन अभी भी चीन में है। अदालत के आदेश पर उसकी मनोचिकित्सीय जांच की गई, जिसने उसे मुकदमे के लिए योग्य घोषित किया। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि उसकी कार्रवाइयां सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थीं। अदालत ने सनम को अपने परिवार के खिलाफ जानबूझकर की गई कार्रवाइयों का दोषी पाया। उसे 45 साल बाद समय पूर्व रिहाई की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बहनें पिता के रिश्तेदारों के पास चली गईं। जेल में अपने समय के दौरान सनम ने अस्थिर व्यवहार दिखाया और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। 2008 में उसने आखिरकार घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की। उसके शब्दों के अनुसार वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका पति उसे किसी दूसरी महिला के लिए छोड़ रहा था और तलाक संभव था। यह विचार कि उसकी बेटियों का पालन पोषण किसी दूसरी महिला करेगी, उसके लिए असहनीय था।
उसी वर्ष 2008 में जेल में सनम की कहानी का अंत हो गया। उसकी बेटियों ने उसे एक बार एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने भविष्य में मिलने की उम्मीद व्यक्त की। दुर्भाग्य से यह मुलाकात सफल नहीं हो सकी।